एक सेकंड। नहीं आया क्या? स्क्रीन शेयर नहीं आ रहा है? नेट ऑफ है क्या यहाँ का? मुकेश जी देखिए तो। बहुत तेरी के। क्या करना है हमें? नेटवर्क तो है सर, नहीं तो हम भेज देते हैं। क्या करें क्या करें? हैं? करी तो आ ही नहीं रहा है ना, वो नाच रहा है। कैसे होगा? कोई बात नहीं। पीडीएफ भेज के करा दूंगा। ये पीपीटी जो है, मैं पीपीटी भेजूं आपको? हाँ भेजिए, हमको टेलीग्राम रुक जाइए। पीडीएफ रुक जाइए रुक जाइए। ये तो एक ही जाएगा ऐसे। पीडीएफ में भेजें या पावर पॉइंट में भेजें? किस में भेजें? दोनों खुल जाएगा, किसी में भेजिए ना। पीडीएफ भेज दें, पीडीएफ इजी जो रहे। चलो ठीक है। एक्सपोर्ट शेयर मुकेश जी, किधर गए मुकेश जी आप? सेंड लगाया जाए। बातें कर लीजिए, वो पता नहीं लगा देंगे। ये फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एसए वाला अपना क्लास को। अब तक ये आज हम लोगों का चूंकि पहला क्लास है एसए का, तो कुछ जरूरी बातें एसए से रिलेटेड कर लेते हैं। पहला बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, घबराने का नहीं है। एग्जाम के लिए बिल्कुल घबराने का नहीं है। पेपर सिंपल है। पेपर में 700 वर्ड लिखने के लिए मैं आपको काबिल मानता हूं। आपको बस भरोसा रखने का है, ठीक है? क्योंकि जो इंसान दिन भर में 10,000 वर्ड्स बोल सकता है मिनिमम, वो 700 वर्ड लिखना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सो वी ऑल आर ग्रोन अप पर्सन्स, so we can easily write, and the important thing is कि ऐसे में structured way में सोचना है और उसके ऊपर में अपन काम करते हैं। तो थोड़ी बहुत बातचीत इसमें कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखो, ऐसे पेपर में आप सब जानते हैं कि 1/3 वेटेज है। मेंस में जितना आपको जितना 900 मार्क्स का मेंस होता है, तो 1/3 वेटेज इसका है। और मैं आपको बताऊं एक बात, लास्ट रैंकर जिनका सिलेक्शन हुआ बीपीएससी 68th में, उनके मार्क्स कितने थे पता है? 531, ठीक है? जनरल कैटेगरी की बात हम शायद कर रहे हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखिए, और मुझे सब रैंक 1 का मुझे मार्क्स नहीं पता, बट मेरा रैंक आया 43 और मेरे मार्क्स थे 500 कितने थे? 60 थे, यस। हाँ, तो कितना गैप हुआ? 29 मार्क्स। 29 मार्क्स में रैंक कितना चेंज होता है?
मतलब आप सिलेक्शन से बाहर हो, छोड़ दो रैंक छोड़ो, सिलेक्शन बाहर से लेकर के आप विद इन टॉप 50 रैंक में आप आ जाते हो. सो दैट इज द केस. एंड 29, अच्छा, और यहां पे मेरा बताने का मकसद ये है, ऐसे में एवरेज स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले हैं? जो ऐसे बहुत खराब नहीं लिखा बट अच्छा ऐसे नहीं लिखा, एवरेज, उसको 120 से 130 के बीच में रोक दिया गया है. और जिस अबव पार स्कोर जो एसए में रहा है दैट इज 160. 174 175 तक आराम से मार्क्स मिले हैं, जो ऐसे एक्सेप्शन ऐसे इसको नहीं, ठीक ठाक है इसको. ठीक है, तो गैप कितने मार्क्स का है? 35. तो अलोन ऐसे आपको पार करा देगा. बाकी जगह पे आप एवरेज स्टूडेंट की तरह भी रहेंगे, तो एवरेज स्टूडेंट 5-7 नंबर से एग्जाम हार करके आता है. ठीक है, और सिलेक्टेड स्टूडेंट 10 नंबर से एग्जाम में आगे बढ़ जाता है. बस इतना ही का अंतर है. जो स्टूडेंट सेलेक्ट होता है वो कट ऑफ से 10 नंबर आगे चला जाता है, और जो हारने वाला होता है वो 5-7 नंबर से हार जाता है, क्योंकि मेंस में इससे ज्यादा गैप नहीं मिलता है. राइट? तो यही चीज का आपको ध्यान यहां पे रखना है. होता क्या है कि इससे 1/3 वेटेज तो रखता है, लेकिन बच्चा लोग उसको उतना टेंशन नहीं देता है, सबसे कम अटेंशन देता है ऐसे पेपर को. तुमसे मैं एक बात पूछता हूं, तुम ही सारे लोगों से, तुम लोगों की तैयारी कम से कम 7-8 महीने से तो चल रही होगी, 6 महीने मिनिमम 6 महीने, 4 महीने. इसमें तुमने कितने पीटी के क्वेश्चंस बनाए होंगे? हाँ, मिनिमम मैं मान के चलूं 1000 क्वेश्चन तो देखा होगा ना, सॉल्व किया होगा ना. मेंस का कितना क्वेश्चन लिखा है अभी तक? कितना मेंस का क्वेश्चन लिख लिया अपने से? कितना मेंस का क्वेश्चन लिखा है? 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन से ऊपर किसने मेंस का लिखा होगा? कितने स्टूडेंट्स होंगे? 1-2 होंगे. 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन से ऊपर कितने स्टूडेंट्स को लिखा है? 200, 500 क्वेश्चन लिखा है. मेंस में ओवरऑल आपके क्वेश्चंस कितने आते हैं बच्चा? दोनों पेपर मिला लो 40 क्वेश्चन आते हैं ना मेंस में. तो 40 क्वेश्चन का जो एग्जाम होता है उसमें तुम लोग 400 क्वेश्चन नहीं लिखा. जो 150 क्वेश्चन का एग्जाम होता है उसमें 10,000 क्वेश्चन लिखा, और 10,000 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ पीटी पार कराएगा. मेंस में तो सब बराबर कर देंगे, वहां पे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 150 में 150 मार करके आए कि 100 बना करके आए. रेस तो फिर वहां 0 हो जाती है. क्वालिफाइंग है पीटी. और रैंक जो लाएगा उसमें आपने 400. अच्छा, कितना एसए लिखा? 5 एसए लिखा. वहां आएगा कितना एग्जाम में? 3 एसए. तो 3 एसए एग्जाम में आएगा. आपकी तैयारी 5 एसए की है. 40 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपकी तैयारी जो है 50 क्वेश्चन की है. तो आप देखिए, जिन जगह पे सबसे ज्यादा आपको वेटेज देना चाहिए उन जगहों पे आप वेटेज कम देते हो. दिस इज अ जनरल ट्रेंड ऑफ स्टूडेंट्स. इसको जिसने सही कर लिया उसका सिलेक्शन हो जाता है. डोंट आई एम नॉट अ पर्सन जो बोलता है कि 130 नंबर लाओ पीटी में. मैं हमेशा कहता हूं कट ऑफ जितना है 2-4-5 नंबर ऊपर नीचे करके निकल जाओ कट ऑफ से, और फोकस यहां पे कर लो. क्योंकि पीटी बार बार पार करने से 130 नंबर पीटी मिलाने से कुछ नहीं होगा आपका. आपको यहां पे मार्क्स लाना है. सो वही बात है, एसए पेपर सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है, बट अटेंशन उतना इसको बच्चा लोग नहीं देता है. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. तो फिर करना क्या है? देखो, ऐसे में आगे बात यह है कि जीएस का पेपर का जरूरत तुमको पड़ेगा. जितना तुमने पढ़ा है इससे लिखने में जीएस का जरूरत पड़ेगा, बट जीएस का पेपर अलोन काफी नहीं होगा. इस बात को समझेंगे. अपने आप में जीएस का पेपर काफी नहीं होगा. बंद कर लो मोबाइल, साइलेंट कर लो. ठीक है, जीएस का नॉलेज इज गुड बट इट इज नॉट सफिशिएंट. इट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट. तो कुछ और चीजों की जानकारी होनी चाहिए.
वो क्या जानकारी होगी उसको इस क्लास में हम लोग थोड़ा आज डिस्कस करने जाएंगे। ओके, देख रहे तो अब देखो, एसे ठीक करने का आपको मैं दो बात कहने जा रहा हूं। एसे में एक प्री वर्क करना है और दूसरा प्रैक्टिस करना है। प्री वर्क जो हम लोग क्लास में आपको असाइनमेंट्स वगैरह देते चले जाएंगे, और जो क्लास में जो जिन जानकारियों से आपको अवगत करा देंगे उनको तैयार कर लेना है, दैट इज प्री वर्क। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको 4 कोटेशन सिखा दिए, अब वो कोटेशंस याद कर लिए आप, अब वो 4 कोटेशन को कई जगह आप यूज कर सकते हो। और दूसरी चीज, ये तो प्री वर्क वाला काम हो गया, नोट्स प्रिपेयर कर लेना, टॉपिक की जानकारी कर लेना, और दूसरा एसे लिखना। मैं बताऊं आपको, जीएस का पेपर जो होता है दैट इज मोर ऑफ अ प्रिपरेशन ओरिएंटेड सब्जेक्ट एग्जामिनेशन। जीएस का एग्जामिनेशन क्यों? क्योंकि वहां पे अगर मैं आपसे पूछ लूं फिस्कल पॉलिसी में चैलेंजेस क्या इंडिया के हैं, तो आप जब तक फिस्कल पॉलिसी या जो है राजकोषीय नीति के बारे में जानेंगे नहीं, आप बढ़िया आंसर नहीं, आप लिख ही नहीं सकते। ठीक, ऐसे में अगर हम आपसे बोलें कि जीवन को अच्छा जीना सीखा जा सकता है, अब इसमें आप नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप 4 लाइन बता सकते हो। सो एसे इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पेपर एंड जीएस इज प्रिपरेशन ओरिएंटेड पेपर। एसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है बच्चा, यहां पे हमें परफॉर्म करना है। सो दैट इज प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। परफॉर्म तो हम अच्छा तभी कर सकते हैं ना जब प्रैक्टिस करेंगे। मैं 1000 चीजें आपको बता दूंगा कि ये कोटेशन वो कोटेशन है और सारी चीजों का नॉलेज दे दिया, बट आपको अप्लाई करने के लिए वो भी बता दिए कैसे करना है, बट आपने किया नहीं, तो आप एग्जाम हॉल में नहीं कर लोगे। साइलेंट कर लो फोन, ठीक है? एग्जाम हॉल में आप नहीं कर पाओगे। हेलो, हाँ देखो बैटरी खत्म हो गया था तो आगे इसका देखते हैं। प्रैक्टिस में आपने 2 स्टेजेस में काम करना है। पहले ऐसे लिखने जाइएगा ना, तो आप मत सोचिए कि हमको ऐसे टाइम में लिख लेना है, 3 घंटा में 3 ऐसे लिखना है, नहीं करना है आपको। तो पहले फोकस ऑन क्वालिटी, और जीएस में भी हम आपको यही कह रहे हैं, आंसर लिखना पहले सीख जाइए, ऐसे लिखना सीख जाइए, और उसको लिखने के लिए 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा भी लगा लीजिए। लेकिन एक बार ऐसे जब बढ़िया से आप लिखना सीख जाइएगा, तो उसके बाद आपको क्वालिटी को मेंटेन थोड़ा थोड़ा करते हुए उसको टाइम में हमको लेकर के आना है। तो 2 स्टेजेस में हमको प्रैक्टिस करना है। समझ में आया बात? पहले सीखना है, सीखे हुए चीजों को अप्लाई करना है। बच्चा लोग हमेशा क्या गलती कर देता है ना, कि पहले ही सोचता है कि हम एप्लीकेशन पार्ट पे वर्क कर लेंगे, 1 घंटे के अंदर ऐसे लिख लेंगे। एंड इफ यू विल राइट ऐसे इन सच अ मैनर, तो होगा क्या, दिक्कत क्या आती है कि आपका ऐसे का क्वालिटी आप इंप्रूव नहीं कर पाइएगा। आप हमेशा वैसे ही लिखेंगे जैसा आप लिखते आए हैं, और अगर आप वैसे ही लिखेंगे जैसा आप लिखते हैं तो आपको मार्क्स भी वैसे ही मिलेंगे जैसे मिलते आए हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है। तो 2 स्टेजेस ऑफ प्रैक्टिस, इसको ध्यान में रखना है। अब चलो एसे के बारे में मैं बातचीत थोड़ा शुरू करता हूं आपके साथ में। कुछ चीजें हैं जिनको कि समझ लेते हैं। एसे से रिलेटेड कुछ मिथक हैं, उनको दूर कर लेते हैं।
निबंध लिखने के लिए बहुत अच्छी वोकैब की जरूरत नहीं है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। लिखना किस लैंग्वेज में है? ऐसे लैंग्वेज में लिखना है जिसको छठे क्लास का बच्चा आसानी से पढ़ एवं समझ सकता है। दैट डजंट मीन कि आपको वोकैबुलरी से मैं छुट्टी दे रहा हूं। इसका मतलब यह है लैंग्वेज को सरल रखना है, और इंसान सरल भाषा में तभी बात कर सकता है। इट इज नॉट एन इजी टास्क। सरल भाषा में बात करने के लिए जो सबसे बड़ी जरूरत होती है और सबसे जो प्रमुख बात होती है वो यह होती है कि सब्जेक्ट मैटर का हमको पकड़ बहुत अच्छा होना चाहिए, गहरी समझ विकसित करनी है। तो ऐसे के लिए जरूरत किस चीज की है? दो चीजों की जरूरत है। पहला जरूरत है एसे के संरचना की समझ होनी चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ द एसे यू शुड नो दैट। स्ट्रक्चर या संरचना। संरचना का मतलब यह होता है कि जब आप ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर क्या किस लहजे में आपसे ऐसे को एक्सपेक्ट कर रहा है, वो उसी लहजे में आपको आंसर में के हिसाब को इवैल्यूएट भी करेगा। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन वो आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप लिखें। इंट्रोडक्शन में वो कुछ खास तरीके के बातों को खोज रहा है आपसे। तो किस बात को हम इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, किस बात को हम बॉडी में लिखते हैं, इसकी समझ होना जरूरी है। अरे सब बाद में, भी जो बोल रहे हैं भी सुनो, पूरा लेक्चर शांति से सुन लो, ठीक है? हेल्प करेगा। अभी कोई इंटरप्शन नहीं, मैं बाद में टाइम दूंगा पूछने के लिए सवाल। तो स्ट्रक्चर का समझ होना जरूरी है, संरचना का समझ होना चाहिए। इन संरचना में जो जो पार्ट होंगे उनको समझिएगा। पहले क्लासेस में आप आए हैं तो आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करें और आपको क्या क्या चीजों पे ज्यादा जोर देना है वो मैं आपको पहले क्लास में ही यहीं पे डिस्कस कर रहा हूं। तो जरूरत है स्ट्रक्चर की समझ डेवलप करने की। मैं बताऊंगा क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे उस पर देखना है। और दूसरी चीज, विषय वस्तु की गहरी समझ होनी चाहिए। सब्जेक्ट मैटर। फॉर एग्जाम्पल, if I talk about good life, so you should be knowing what good life is actually. What is the meaning of good? अच्छा होने का मतलब क्या होता है? अच्छाई का मतलब क्या होता है? अच्छाई के मतलब को अलग अलग लोगों ने किस तरह से समझा है? मैंने कहने का मतलब कि समाज में अच्छाई को लेकर के जो प्रमुख अवधारणाएं बनी हुई हैं, द मेन stream of thought associated with the good life, you should be familiar with it. एथिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। फार्मर्स हैं तो फार्मर्स की बेसिक प्रॉब्लम्स और बेसिक प्रॉब्लम से निकलने के लिए जो फंडामेंटल सॉल्यूशंस जो सुझाए जा रहे हैं उसकी समझ होनी चाहिए हमें। इसी तरीके से किस प्रकार से इंडिया आगे जा सकता है इसकी समझ होनी चाहिए। तो अलग अलग विषय वस्तु जिनसे हमें प्रश्न पूछे जाएंगे उन विषय वस्तु की जानकारी होनी चाहिए। अगर समझ अच्छी रहेगी तो हम उसको सरल भाषा में लिख सकते हैं। अगर हमें समझ नहीं आएगा तो हम पेचीदगी वाले सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तुम खुद सोच करके देखना, जिन चीजों की जानकारी तुम्हें सबसे अधिक होती है तुम उसे सबसे आसान भाषा में बता सकते हो। ठीक है? तो एग्जामिनर ऑल्सो नोज दिस थिंग। तो जैसे ही आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज करने लगेंगे वो समझ जाएगा कि आप नहीं समझ रहे हैं चीजों को। तो जरूरत है स्ट्रक्चर और विषय वस्तु की समझ। ओके, अब देखते हैं एस्से में मार्क्स कहां पे दिए जाते हैं। क्योंकि एक्चुअली हम लोग एस्से इसलिए नहीं लिख रहे हैं, एस्से कई तरह से लिखे जाते हैं, कई चीजों के लिए लिखे जाते हैं, कई लोग लिखते हैं। एक एस्से
आपका न्यूज़पेपर में भी छपता है आपसे, लेकिन वो एस्से का डिमांड नहीं है। आपसे एस्से का डिमांड किस लिए होता है? एक ब्यूरोक्रेट बनाने के लिए आपसे एस्से पूछा जा रहा है। तो एक ब्यूरोक्रेट के योग्यता को परखने के लिए एस्से डाला गया है अगर, तो एक ब्यूरोक्रेट से किन चीजों के बारे में उम्मीद लगाई जाती है? एक ब्यूरोक्रेट से उम्मीद पहली चीज ये लगाई जाती है कि आप अलग अलग सब्जेक्ट मैटर के ऊपर में अवेयरनेस रखते हैं, है ना, अवेयरनेस। तो वो क्या चेक करेगा? बेसिक प्रॉब्लम और बेसिक सॉल्यूशन से आप अवेयर हैं कि नहीं, जो भी टॉपिक दिया गया है, चीजों के बारे में बेसिक अवेयरनेस है कि नहीं, मतलब जागरूकता है कि नहीं। दूसरी बात, ब्यूरोक्रेट्स के पास में बहुत सारी फाइल्स आती हैं, उसको वो सिंपल लोगों को समझ में आ सके ऐसी भाषा में संप्रेषित करके प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? ल्यूसिड डिस्कशन करने की एबिलिटी होनी चाहिए। ल्यूसिड डिस्कशन करने का मतलब हो गया सीधे सरल तरीके से चर्चा करने की आपके पास में एबिलिटी होनी चाहिए। तीसरी बात, एक ब्यूरोक्रेट से और एक कवि से अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं। एक कवि से अपेक्षाएं होती हैं कि वो मन के तारों को झंकृत कर दे, है ना, अलग अलग राग और वो सब मन में आ जाए, जोश जुनून सब भर दे। ब्यूरोक्रेट से इसकी उम्मीद नहीं की जाती है। ब्यूरोक्रेट से उम्मीद की जाती है कि वो विषय वस्तु पर तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सके। ओके, सो लॉजिक शुड प्रिवेल ओवर इमोशन। तो लॉजिकल अपील होना चाहिए आपका, ऐसे कन्विंसिंग होना चाहिए। देखो, लॉजिक माने तर्कपूर्ण। तर्क जब देंगे तो ऐसे जो विषय वस्तु है उसके संबंध में अगर आप तर्क देते हैं तो आप लोगों को कन्विंस करते हैं, और जब आप इमोशनल अपील करते हैं तो आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। दोनों में अंतर है। अट्रैक्ट करना, आकर्षित करने के लिए आप लुभावनी बातें करते हैं, आप बातें घुमाते हैं, उसको शब्द अच्छा अच्छा यूज करते हैं, अच्छे अच्छे बिंब का मतलब इमेजरीज का यूज करते हैं। जैसे क्या कहते हैं, चांद सी महबूबा मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रयान की बात करनी है। ठीक है, यहाँ पे बात अगर करेंगे भी लड़की कैसी चाहिए, तो पढ़ी लिखी चाहिए, ताकि पढ़ी लिखी लड़की परिवार में आगे आने वाले जनरेशन को भी जेंडर सेंसिटिव और अवेयर्ड और इस तरह का परिवार को डेवलप करेगी और फैमिली को टूटने से बचाएगी। इसलिए नहीं कि तुम्हें तो देखें तो बस देखते रहें, फिर बोलें तो बोलें क्या, फिर वैसी बात नहीं करनी है। ठीक है, तो लॉजिक से चीजों को कन्विंस करना है। जो भी टॉपिक दिया रहेगा कन्विंसिंग फैक्ट दीजिएगा। किसान देश के प्राण हैं, इसलिए किसानों का ये सम्मान करना देश के हर नागरिक के लिए उनके आत्मा में ये फीलिंग आनी चाहिए। इस तरह के लाइंस नहीं देने हैं आपको। दिस इज टाइप ऑफ अट्रैक्टिंग पीपल, यू हैव टू बी कन्विंसिंग। तो देखो, इसीलिए कई बार लोगों को लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा इससे लिखा था, फिर भी मार्क्स नहीं आए, बिकॉज यू डिड द रॉन्ग थिंग। आपने इमोशनली उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की। करना क्या था आपको कन्विंस करना था। ये जो बेसिक बातें अभी बता रहा हूं ना, इनको एकदम दिमाग में छाप लेना, और जब भी ऐसे लिखने जाना तो इन बातों को, क्योंकि वो आपसे चेक करेंगे अवेयरनेस है टॉपिक का, ल्यूसिड डिस्कशन करता है, लॉजिकल है, एंड ब्यूरोक्रेट का सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल बात है टू द पॉइंट बात करना। सब्जेक्ट मैटर के अलावा बात नहीं करनी है। जो विषय वस्तु पर चर्चा करने के लिए कहा गया है उसी विषय वस्तु पर चर्चा करनी है। एक जैसे जोक के रूप में लोग कभी कहते थे, संपत सरल कवि हैं बहुत अच्छे, तो उनका एक ये है कि कई जगह होता है कि चर्चा करनी चाहिए गरीबी की रेखा पे, तो चर्चा होती रहती है रेखा की गरीबी पे। तो वो नहीं करना है। जो टॉपिक दिया गया स्टिक टू दैट टॉपिक। ओके, आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, तो धीरे धीरे। पहले अभी तो मैंने इसका टॉपिक के ऊपर में आया भी नहीं हूं,
आपको पहले यही देखना है कि आपको करना कैसे है। तो टू द पॉइंट। तीसरी चीज टू द पॉइंट, और सब्जेक्ट आप यूपीएससी का एसए का आप उठा करके देखेंगे जो सिलेबस उसने बताया है, तो उसने ये वो यूपीएससी ये कहती है कि क्रेडिट शैल बी गिवन टू द इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द सब्जेक्ट, है ना। तो जो लिखा गया है, टॉपिक दिया गया है, विषय वस्तु का इफेक्टिव, प्रभावशाली, प्रभावशाली मतलब कन्विंसिंग, और एग्जैक्ट मतलब जो लिखा गया है उसी के ऊपर में। जितना क्लोज रहोगे टॉपिक के उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा। टॉपिक से भटकोगे मार्क्स डायरेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, टू द पॉइंट। तो ब्यूरोक्रेट का मैंने आपको यहां पे बता दिया कि आपसे ये चीज की उम्मीद की जा रही है एसए में, तो टू द पॉइंट लिखना है। और उसके बाद यू हैव टू अडहेयर टू द वर्ड लिमिट। अगर वर्ड लिमिट का ख्याल नहीं रखेंगे तो दो समस्या आती है। एक समस्या कि आपने अगर कम शब्दों में लिखा ऐसे या ज्यादा शब्दों में आपने ऐसे लिख दिया और एग्जामिनर को ऐसा प्रतीत हो गया कि आपके वर्ड लिमिट, वो आप वर्ड लिमिट 700 से 800 जो दिया हुआ है उससे आप बाहर में कहीं ऐसे लिख रहे हो, कम या ज्यादा, सो एटलीस्ट दे आर गोना डिडक्ट 15% ऑफ योर मार्क्स। 15% यानी 100 नंबर का ऐसे एक था तो 15 नंबर तो ऐसे ही निकल गए आपके। आपने देखा है कि मार्जिन कितना नैरो है जहां पे फाइट हो रही है, तो 15 नंबर आप वहां लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। पहला वर्ड लिमिट का। अगर मान लो दूसरा, पहली बात तो ये हो गई कि मार्क्स कटते हैं, साफ लिखा हुआ है कि वर्ड लिमिट में लिखना है तो कुछ सोच के लिखा होगा। जीएस में तो नहीं लिखा है इसने कि कितने वर्ड्स में लिखना है, एसए में दे रखा है इसने। तो हमें तैयारी भी इस हिसाब से करनी है कि हमें हमेशा ये अंदाजा रहे कि हमारा एसए जब हम फ्रेम करें तो वो 700 से 800 वर्ड्स के लिए फ्रेम हो। हमें इसकी तैयारी रखनी है। और दूसरा, मार्क्स के अलावा दिक्कत क्या हो जाता है, अगर फ्लो में आ गया, लिख दिए ज्यादा, तो 2 ऐसे ज्यादा लिख दीजिएगा तो बचेगा टाइम कम आपके पास में। तीसरा एसए में आपका छोटा हो जाएगा एसए, ठीक है, तो उसमें आप इफेक्टिवली लिख नहीं पाएंगे। और देखो एसए में समस्या, जीएस में अगर कम टाइम रहता है तो आप तेजी से हाथ चला करके बात लिख देते हो, लिखने की संभावना ज्यादा है। एसए में बच्चा सोचना पड़ेगा आपको, तो आपका तेजी से हाथ तो वहां नहीं चल सकता है क्योंकि उतने तेजी से विचार आपके दिमाग में आएंगे नहीं। जीएस में तो पूछ लिया ना बेसिक स्ट्रक्चर, अब पता है, बस लिखना है, दिमाग का काम खत्म है, हाथ का काम शुरू है। यहां पे तो दिमाग और हाथ दोनों का काम है। तो यहां पे वर्ड लिमिट अगर चूक गए तो आप अपने एसए में मिनिमम 20% लूज कर रहे हो। ओके, तो उसका ध्यान रखना है। इतनी बातें अभी जैसे हमने बताई आपको, ये 2 पेज जो है दिमाग में रख लेना है। स्ट्रक्चर क्लियर रखना है हमको और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। जब स्ट्रक्चर ठीक करते हैं तो इसी से रिलेटेड जो हम लोग एसए में हमारा पहला सेगमेंट होगा जिसकी हम लोग क्लासेस में चर्चा करेंगे, दैट इज लाइक हाउ टू राइट एसे। इसमें हम लोग देखेंगे, पहला पार्ट यही हम लोगों का होगा। और ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दिन में नहीं मैं खत्म करूंगा, तो हड़बड़ाना तुमको भी नहीं है। और सवाल जहां पे मैं नहीं पहुंचा वहां के पूछने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं धीरे धीरे टाइम लेकर के बताऊंगा। मैं एक ही टाइम में इंट्रो बॉडी कंक्लूजन ऐसे करके बढ़ूंगा तो फिर तुम भी वही करोगे जो अब तक करते आए हो। टाइम लो, मुझे भी टाइम दो समझाने का, पेशेंस रखो। मे बी इट विल टेक 8 hours, मे बी इट विल टेक 1 week, गिव इट 1 week, इट विल बी वर्दी। एक मिनट उसका जो है वो आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे संरचना सीखेंगे। एंड दूसरा पार्ट हमारे एसए के प्रोग्राम का होगा, दैट इज व्हाट टू राइट इन एसए। मैं इन दोनों के लिए आपको तैयार कर दूंगा, बट चूंकि दुनिया में पढ़ने के लिए बहुत एरिया है, यहां पे तो ये वाला जो पोर्शन है ये 100% कॉम्प्रिहेंसिवली यहीं पे खत्म हो जाएगा। और मैं आपको कहूंगा कि ये जो चीज अगर आप सीखने आए हो
तो अपने लिखने का, क्योंकि आप सब कोई को ऐसे लिखने का एक तरीका तो कोई ना कोई तरीका तो पता होगा, उसको चेंज करना है, उसको यहां बदलना है। तकलीफ शुरू में जरूर होगी बट उसको बदलना है। टाइम लो, बदलो उसको। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने अच्छा ऐसे लिखना सीख लिया ना, आपका जीएस का भी राइटिंग का स्किल सुधर जाएगा, बहुत हद तक सुधर जाएगा। तो ये दो चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रख लेना है। तो अब आते हैं एस्से के अंदर पहला चीज जो पार्ट होता है दैट इज योर इंट्रोडक्शन का पार्ट। समझना है इस चीज को अच्छे से, ध्यान से समझना है एस्से का इंट्रोडक्शन क्या होता है। देखो, एस्से का जो एक थंब रूल आपको मैं बताऊं, वो किसी भी राइटिंग पीस के लिए जरूरी है। वो ये है कि कोई भी बात, अगर आप कोई भी कहीं भी कुछ भी आप लिख रहे हो, स्टैंडर्ड रूल सेज कि इंट्रो और कंक्लूजन शुड बी विद इन 30% ऑफ द वर्ड लिमिट, एंड इट शुड एटलीस्ट कंटेन, इट शुड कंटेन 30% ऑफ द वर्ड लिमिट। माने अगर 100 शब्द का कुछ लिखा हुआ है, 100 शब्द का कुछ लिखा हुआ बात है, तो 30 शब्द जो हैं इंट्रो और कंक्लूजन के होते हैं। इंट्रो और कंक्लूजन के लिए 100 शब्द में से 30 शब्द होते हैं, और यहां जो बॉडी होना चाहिए ये 70% में होना चाहिए। ठीक, समझ में आई बात? तो अगर हम एस्से में बोले हमारे लिए क्या क्या है एस्से हमारे लिए, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन की बात करते हैं। पहले एस्से हमारे लिए कितने वर्ड में लिखना है? 700 to 800। मैं आपको बोलूंगा आप 800 के लिए प्रिपेयर मत करो, आप प्रिपेयर करो 700 के लिए। फायदा इसका मैं बताता हूं। अगर आपने 750 वर्ड तक में एस्से कंप्लीट किया है तो क्या होगा, ऑन एन एवरेज हर एस्से में आप 75 वर्ड्स सेव कर रहे हो मिनिमम, यानी कि 3 से 3.5 पन्ने बचा रहे हो। ओवरऑल तीनों अगर मैं मिला दूं, 75 into 3 कर लो, देख लो कितना वर्ड तुम्हारा बच रहा है। 150 से ज्यादा ही बच रहा होगा, है ना? तो उतने शब्द तुम बचा, 225 शब्द बचा ले रहे हो। अब जब 225 शब्द बचा ले रहे हो, मिनिमम यू आर सेविंग 20 मिनट्स ऑफ योर टाइम, और दैट 20 मिनट्स ऑफ योर टाइम दैट यू विल सेव, यू विल गिव इट टू योर ब्रेनस्टॉर्मिंग। मतलब एस्से को बेहतर तरीके से सोचने में इस शब्द का, इस समय का प्रयोग करोगे तो तुम्हारा एस्से स्ट्रक्चर्ड ज्यादा होगा। तो एस्से को लंबा लिखने से ज्यादा अच्छा है एस्से को सुसंगठित लिखा जाए, निबंध को। समझ में आई मेरी बात यहां पे? तो एस्से के अंदर में आप बात करते हैं, ये 700 में हम लोग कोशिश करेंगे 700 को ही लोअर लिमिट को पकड़ के चलते हैं, 700 750 जो जाए, उससे ऊपर नहीं जाए हमारा। तो इसका अंदर में इंट्रो आपको जो लिखना है, मैंने आपको जीएस के क्लास में भी बताया था बच्चों को, इंट्रो जो लिखते हैं हम लोग को कोशिश करनी है 15 to 20% के अंदर लिखने के लिए। कंक्लूजन कोशिश करनी है 10 से 15% के अंदर में लिखने के लिए। ठीक है, 10 से 15% के अंदर कंक्लूजन, थोड़ा सा कंक्लूजन छोटा, इंट्रो थोड़ा ज्यादा बड़ा। तो अब देख लो ना तुम कि 15 से 20% यानी कि 120 से 140 शब्द के आसपास का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। 120 शब्द का इंट्रोडक्शन होना चाहिए टोटल, है ना? 15% है 70, आप सोच के चलो एक कितना हो गया, 15% निकाल लो, 140 तो मैक्सिमम हो गया मेरे हिसाब से। 120 पकड़ के चलो, 120 बहुत ज्यादा, 140 तो मैं बहुत बोल दिया, 110 से 120 शब्द में इंट्रो, है ना? 110 100 भी मान के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका 5-7 वर्ड का कोई मायने नहीं रखता है। कंक्लूजन जो होना चाहिए, अब उसी हिसाब से आप 70 शब्द मान के चल लीजिए, 10% है ना, 70 शब्द। 70 शब्द कहने का मतलब है 5 लाइन, 5 सेंटेंस।
सब चीज को माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करो, तभी तुम्हारा ऐसे स्ट्रक्चर वहां पे बहुत बढ़िया बनेगा। इंट्रोडक्शन का मतलब कितना हो गया, अगर 100 शब्द लिखना है तो 7 से 8 लाइन लिखना होगा, 8 सेंटेंसेस लिखने होंगे हमको। दिमाग में ये चीज तो आना चाहिए ना, पहले से हम सोच के चल रहे हैं 7 से 8 सेंटेंस आना चाहिए। कंक्लूजन में कितना सेंटेंस आना चाहिए, 4 से 5 सेंटेंस, है ना। अगर आप 15 वर्ड का लिखते हो सेंटेंस तो आ जाएगा आपका 4 से 5 बात लाइन लिखने के लिए आपको कंक्लूजन में देना है। ठीक है, तो इंट्रो और कंक्लूजन समझ में आया, वर्ड्स के हिसाब से कैसे करना है ये चीजें समझ आई, और बचा हुआ पार्ट रह गया बॉडी का, वी विल डिस्कस लेटर। ठीक है, तो ये तो पहली बात हो गई आपको जो यहां पे ध्यान में रखना है। चलो अब मैं आपकी बात करना शुरू करता हूं। यहां पे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहां थोड़ा सा बॉडी का, थोड़ा बेसिक बात बता देंगे। और बॉडी को समझने के लिए जरूरी है कि हम ओवरऑल एस्से को एक बार समझें कि एस्से में हम लिखते क्या हैं। देखो एस्से को मैंने पहले भी बताया था, एस्से इज नथिंग बट लॉजिकल अरेंजमेंट। ये लाइन याद रखना तो तुम्हें हमेशा ध्यान रहेगा कि तुम्हें लिखना क्या है। इट इज लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ essay is logical arrangement of arguments and their substantiation on the given topic। निबंध दिए गए विषय वस्तु पर तर्कों एवं उनके पुष्टिकरण का तर्कयुक्त या सुव्यवस्थित संरचना है। अब एक एक पॉइंट को, इसके की टर्म्स को समझ लोगे ना तो ऐसे में हमको क्या करना होता है ओवरऑल हमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिखते कैसे हैं ऐसे, आधा तो यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। अब ये क्या है, सबसे पहला टर्म है लॉजिक। व्हाट इज लॉजिकल, बताओ, लॉजिकल का मतलब बताओ। बातें करेंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को सीखेंगे इसे क्लास में हम लोग। बता अच्छा ठीक है, रैशनल एंड एविडेंस बेस्ड, अच्छा बोल दिया ये तो ठीक है। तो लॉजिकल अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ, सब लोग बातें करेंगे इस, जहां पे मैं बोलूंगा डिस्कशन में तो पार्टिसिपेट करेंगे। व्हाट इज लॉजिक, इधर उधर का बात नहीं। लॉजिक क्या है, मतलब सिंपल, मैं साइंटिफिक रैशनैलिटी की बात नहीं कर रहा। व्हाट इज लॉजिक, बोलो। नहीं, हम आर्गुमेंट पे, व्हाट इज लॉजिक छोड़ दो,
बाकी पॉइंट सब हटाओ। लॉजिक क्या है? हाँ तो वो लॉजिक नहीं है, इसलिए तो पूछ रहा। गलत बोला ना उसने, पूरा नहीं सही बोला उसने। उसने जो चीजें बताई वो एप्लीकेशन है लॉजिक का, ठीक है? एविडेंस बेस्ड बातें करना ये एप्लीकेशन है लॉजिक का, लॉजिक अपने आप में नहीं है ये। बताओ, ऑनलाइन में भी देखते हैं, वैलिड रीजन, तर्क। बच्चा वही तो पूछ रहे हैं कि क्या है तर्कशील बातें करना। ठीक है, अब मैं बोल लेता हूँ, ठीक समझ लिया। अच्छा तुम लोग जानता है, लेकिन उसी चीज को थोड़ा सा क्लैरिटी लाते हैं, है ना, बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे, ठीक है? लॉजिक, अब इसको समझना। लॉजिक का मतलब होता है कि अब जैसे मैं ये एग्जाम्पल से इसको आपको समझाऊं, 2 + 2 = 4। क्यों? क्यों? 1 + 1 2 हुआ, 2 प्लस में फिर 1 जोड़े तो 3 हुआ, 3 में +1 किया तो 4 हुआ। लॉजिक यही है। लॉजिक का मतलब सीधा होता है जो चीज बियॉन्ड एनी डाउट हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट इज लॉजिक। विच इज बियॉन्ड डाउट एंड विच इज यूनिवर्सल। वही फिर फैक्ट, वहीं से हम आएगा, वहीं से हम चीजों को फैक्ट के तरफ भी लेके, फैक्ट प्लस रीजन दोनों चीजें लॉजिक होती हैं। अब वहीं से साइंस भी शुरुआत, वही मैं बोला ना, लॉजिक इज द मदर, जहां से चीजों से शुरू करेंगे। अब हम आपको बताते हैं, हमने क्या बोला, लॉजिक के साथ किस वर्ड को जोड़ा? अरेंजमेंट। ऐसे में लॉजिक के साथ अरेंजमेंट बोला, मतलब 2 के बाद जैसे 3 आया 1 जोड़ने पे, इसी तरीके से ये पता, ये कन्विंसिंग तरीके का होना चाहिए कि इसके बाद हमें इसकी बात करनी है, उसके बाद हमें इसकी बात करनी है। जैसे अगर मैं बोलूं कि भारत की अर्थव्यवस्था पे हमें चर्चा करनी थी, ठीक है, तो हमने बोला कि चलिए भारत की अर्थव्यवस्था की एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण, इस पर एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसे समझने का प्रयास करते हैं। लेट अस ट्राई टू एनालाइज द फैसेट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और द डिफरेंट फेजेस, द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो व्हाट यू विल गिव? सबसे पहले एंशिएंट टाइम में ऐसा था, तब क्या बताओगे उसके बाद? ये क्या हुआ? दिस इज लॉजिक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज लॉजिकल अरेंजमेंट। इसके बाद तुम मॉडर्न बता के मेडिवल तो नहीं बताओगे। क्यों नहीं बताओगे? यही है लॉजिक। लॉजिक यही कह रहा है, लॉजिक की डिमांड है कि इसके बाद मेडिवल बताएं। और दैट इज व्हाट इज सिस्टम? लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इज सिस्टम ना। व्यवस्था तभी आएगी जब लॉजिक होगा। कोई लॉजिक नहीं है तो कैओस है, वो अराजकता है, वो अनार्की है। लॉजिक का मतलब ये चीजें व्यवस्थित हो गई। तो ऐसे में हमें क्या करना है? व्यवस्थित रूप से किसके बाद क्या आएगा। अब किसके बाद क्या लिखेंगे, इसको बताने के भी अलग अलग पैमाने हो सकते हैं। जैसे एक पैमाना तो हो गया, एक पैरामीटर हो गया तुम्हारा अरेंजमेंट हिस्टोरिकल बेसिस पे। लेकिन कोई बोलेगा सर हम हिस्टोरिकल बेसिस पे बात क्यों करें हर टाइम? हम बात ऐसे भी तो कर सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के, चलिए हम लोग अलग अलग क्षेत्रों को क्षेत्रवार रूप से समझने का कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ईच ऑफ देयर सेक्टर्स या मेजर सेक्टर्स। तो आप यू विल टॉक अबाउट प्राइमरी सेक्टर and then you will talk about secondary sector, then you will talk about tertiary sector. It is also a logic, है कि नहीं? लॉजिक तो ये भी कह सकता है। तीसरा तरीका देखिए,
लेट अस ट्राई टू सेंसिबल रीजन वे ऑफ थिंकिंग, सब लोग ठीक बोल रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ सब कुछ आ गया दुनिया में, सब बात यहीं पे लॉजिक में। चलो आगे समझो अभी, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, आप सोचने का जो आपका व्यवस्थित तरीके से मैं सोचना आपको बता दूंगा यही सारी कुछ क्लासेस में, तो ध्यान से समझिएगा। तो ये तो हमने देखा है दूसरा तरीका। तीसरा तरीका समझिए अरेंजमेंट करने को। लॉजिकल अरेंजमेंट करने का कई तरीका हो सकता है। जैसे हम बोलेंगे कि लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों के बारे में पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ चुनौतियों की चर्चा करेंगे, उन चुनौतियों से निपटने के लिए जो कुछ उपाय किए जा रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे, और उसके पश्चात जो उपाय हमें और करने चाहिए उसकी चर्चा करेंगे। दिस इज ऑल्सो लॉजिकल अरेंजमेंट। समझ में आई बात? तो इससे क्या है, इससे में सबसे पहली बात क्या चीज का ध्यान रखना है कि हम जो भी लिखेंगे इलॉजिकल अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए, लॉजिकल अरेंजमेंट आना चाहिए। कहाँ लिखा था, हटा दिया क्या मैंने? यस, लॉजिकल अरेंजमेंट आना चाहिए। लॉजिकल अरेंजमेंट अगर नहीं रहेगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। और बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि किसे पहले देना है किसे बाद में बताना है ना? तो अलग अलग अगर हम पैरामीटर समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि हम इस तरीके से इसमें लिखना हमारे लिए आसान है, चलिए इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में सोच लें। तो सोचने के लिए आपको अलग अलग रेफरेंसेस मैं दे दूंगा क्लासेस के दौरान, कैसे सोचना है उसके लिए आधार मैं आपको देता चला जाऊंगा, यही आपको सहारे की तरह काम करेगा। अच्छा, लॉजिकल अरेंजमेंट में क्या क्या बात बताना है? दो चीज। पहला क्या ध्यान क्या रखना है, ऐसे में तर्क देना है, और तर्क को स्थापित करने के लिए उसको सब्सटेंशिएट करना है। सब्सटेंस देने का मतलब हो गया उसके साथ में कुछ सहायक बातें जोड़ दिया। अब सहायक बातें क्या हो सकती हैं? फैक्ट हो सकता है, जैसे कोई आंकड़ा दे दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है बहुत तेजी से विकास कर रही है, तो इसके लिए आंकड़ा दे दिए, इसके लिए हम भारत की विकास दर के बारे में देख सकते हैं जो 7% से ऊपर पिछले एक दशक से रह रही है। आंकड़ा मिल गया हमको, आंकड़ों के साथ बात कर। तो हमें क्या ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट, जो बातें हमने कही, तुम्हारी बात को कोई क्यों माने, उसके लिए तुम सपोर्ट करने के लिए कुछ बात तो जरूर बताओगे। जो बात तुम सपोर्ट करने के लिए बताओगे उसको यहां पे तुम मेंशन कर दोगे। फैक्ट हो गया। फैक्ट के बाद में और क्या बता सकते हैं? कोई रिपोर्ट आ गई, कोई बहुत बड़ा आदमी ने उसके बारे में कुछ कहा हो, जैसे शराबबंदी के बारे में, शराबबंदी अच्छी चीज नहीं है ये वो बता रहे थे आप, तो उसके बारे में आप उसको अपने इस तर्क को कि शराबबंदी अच्छी चीज नहीं है सब्सटेंशिएट कर सकते हैं बाय गिविंग एग्जांपल फ्रॉम महात्मा गांधी। उनका कोट आप दे सकते हो शराब के ऊपर में, जो है उनका है कि जैसे नशा के बारे में वो कहते हैं कि नशा जो है वो एक तरह की बीमारी है और इसका हर बीमारी का इलाज किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कुछ है ना, उसका इलाज जरूरी है, नशा का भी लोगों का। क्या हंसने की बात क्या है, सही में बीमारी है शराब पीने वाले लोगों का, है ना? तो देखो, तो इसके बाद में कोटेशंस, या कोटेशन के अलावा कोई इंपॉर्टेंट पर्सन की थियरी स्टेटमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू टॉक अबाउट द गुड लाइफ, अच्छी जीवन के बारे में, यू कैन गिव द एग्जांपल फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, अष्टांगिक मार्ग। तो अगर आप बोलेंगे कि आपको जीवन में चोरी नहीं करनी चाहिए, तो आपका बात का उतना वैल्यू नहीं है। वो बड़ा आदमी बोलेगा, उसका बात का वैल्यू है, वजन है। समझ में आई बात? क्या हमें देना है? फैक्ट्स, रिपोर्ट, कोटेशन, थियरी, फिर वही आप जो जीएस में मैंने आपको पढ़ाया था कल परसों, केसेस। केसेस मतलब कोर्ट केसेस, चूंकि हाँ, अरे थियरी जैसे मैंने बताया अष्टांगिक मार्ग हो गया, तो इस तरह की कुछ बातें हैं।
तो ये आप थियरी के रूप में आप देख सकते। तो मतलब ये सब चीज जो है, कोई अथॉरिटी कुछ कह रहा है, कहने का मतलब ये मेरा सीधा सा है, सम अथॉरिटेटिव सब्सटेंशिएशन शुड बी देयर। मतलब कोई अधिकृत व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है तो उसके बात का वजन होगा। अगर आप सिर्फ कहते हैं तो उसकी बात का उतना वजन शायद नहीं होगा। तो आपको क्या कहना है, अपनी बात को, अच्छा व्यक्ति यही होता है, वही होता है जो दूसरों के बात को, एक ब्यूरोक्रेट क्या करता है, जिस बात को उसे प्रूफ करवाना है ना, उस बात के लिए वो कोटेशंस या रेफरेंसेस ढूंढता है, ठीक है। और यही है वाक कला, बोलने की या फिर राइटिंग में भी। एक कन्विंसिंग राइटर या कन्विंसिंग स्पीकर वही होता है जो बात वो कह रहा है उसको मनवाने के लिए वो अलग अलग जगहों से रेफरेंसेस को अपने अनुसार यूज करता है। तो आपको प्री वर्क मैंने बताया था ना, प्री वर्क में ये चीजें तैयार रखनी है, आर्गुमेंट भी तैयार रखने हैं आपको, उसके बाद में कोटेशंस भी तैयार रखने हैं, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी तैयार रखने हैं। और एग्जाम हॉल में क्या करना है, एग्जाम हॉल में बस आपको यही करना है कि आप यहां से घर से बना करके ग्रेवी, पनीर काट करके, वो प्याज धनिया सब काट करके ले गए हैं। आपको अगर पनीर बोला तो पनीर डाल के बना दीजिए, मुर्गा बोला मुर्गा डाल करके बना करके दे दीजिए बस। वहां पे अगर आप मुर्गा को अंडा लाइएगा, फिर अंडा से मुर्गा होगा, मुर्गा बड़ा होगा, तब तक 3 घंटा बीत जाएगा, ठीक है। तो किस चीज का ध्यान रखना है, समझ में आ गया ना बात। ये चीजें पहले से, ये प्री वर्क है। केसेस अब जैसे क्या है, क्या जैसे केशवानंद भारती केस हो गया, कोर्ट केसेस की बात कर रहा हूं। लॉज, अगर कोई चीज अच्छी है तो लॉज की बात कर लेंगे हम लोग, कानून की बात कर लेंगे। तो कानून कहीं कुछ है तो उसकी बात कर लिया, उसका रेफरेंस दे दिया। तो ये चीज ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल लर्न अबाउट दीज थिंग्स। एग्जाम्पल सब्सटेंशिएट कैसे करते हैं, तो वही बात है। क्या नहीं करना है, किस चीज को मैंने अवॉइड करवाया, इमोशनल अपील नहीं करनी है कि जागो दोस्तों, जागना ही होगा तुम्हें, कब तक सोते रहोगे। हाँ महान व्यक्ति के बारे में बोले, हाँ, तो महान व्यक्ति का सर किस तरह के ध्यान रखेंगे, जैसे आर्टिकल्स वगैरह आता है श्री राजा मोहन का, तो वो सब उनका नाम लिख भाई लिख सकते। हमारे लिए महान कौन आ रहे हैं, महान कौन है हमारे लिए, गांधी हैं, नेल्सन मंडेला हैं, टैगोर साहब हैं, भगत सिंह है, इस तरह के हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। आप थोड़ा जैसे इंपॉर्टेंट आदमी को, हमें क्या ढूंढना है, देखो तुम्हें मैं बताऊं, तुम्हें ऐसे नहीं ढूंढना है तुम्हें कि तुम्हें आर्गुमेंट तुम जैसे दे दोगे ना, जैसे विमेन एम्पावरमेंट, तुम सर्च कर लो ना कि महात्मा गांधी ऑन विमेन, तो तुम्हें मिल गया उनके बारे में कोटेशन। समझ में आया कि हमें जिनके बारे में जाना है हम उनको पहले ही पिक कर चुके हैं और उनसे हम लोग पहले ही कोटेशन निकाल चुके हैं, या कुछ कुछ कोटेशन सच में बहुत इंपॉर्टेंट होते, बहुत बढ़िया होते हैं, तो हम लोग उनको जो है अलग से नोट डाउन कर देंगे। हाँ पूछिए। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे। हिस्ट्री, हिस्ट्री वही तो फैक्ट में आएगा ना, हिस्ट्री हिस्टोरिकल फैक्ट्स और यहां पे आ जाएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल हिटलर वाला बात हो गया तो फैक्ट में हम डाल देंगे उसको, जो बात तय हो गया, तथ्य बन चुका है, उसको यहाँ पे रख देंगे। सर अगर फिलोसॉफिकल एसेज आते हैं, हाँ चेंज यू वांट टू हाँ, तो इसमें तो थोड़ा इमोशनल एस्पेक्ट्स देना पड़ेगा ना, अपने पॉइंट्स देने पड़ेंगे। हम अभी आए हैं वहां तक, काहे घबरा रही है, अभी पढ़ाएंगे ना, तुम्हें जहां जरूरत जैसा पड़ेगा उतना मैं बता दूंगा कैसे। हाँ नहीं करते हैं इमोशनल। अब ऐसे नहीं ना कह सकते हो दीदी जी भाई जी प्लीज बन ही जाइए, अच्छा कन्विंस करो मुझे, पॉइंट्स तो देने पड़ेंगे जो तो पॉइंट्स देने पड़ते हैं कन्विंसिंग। नहीं ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे तो नरक जाएंगे, या फिर करना ही चाहिए, ये मानवता की आवाज है, ऐसा कुछ नहीं करते। हाँ अरे बाबा आने दीजिए अभी वहां पे, अभी आप लोग कहाँ, अभी इतना समझे ना, जब ऐसे में कैसे चीजें देंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले यहां तक तो आइए, आने दीजिए वहां पे, आपको डाउट कहीं नहीं होगा, बस आप मुझे वहां आने दीजिए जहां पे पढ़ाना है मुझे। तो हमने देख लिया एस्से का मतलब समझ में आया ना अभी, ठीक है।
अब बात करते हैं इंट्रो। एसे के 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। बात करते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है। बताओ इंट्रोडक्शन क्या होता है। कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। और बताओ कुछ। देखो, इंट्रोडक्शन इज द प्लेस वेयर वी एस्टैब्लिश द इशू। समझो इस बात को। इंट्रोडक्शन इज द प्लेस वेयर वी एस्टैब्लिश द इशू, लिख देते हैं इसको भी, जहां पर हम विषय वस्तु की स्थापना करते हैं। अब विषय वस्तु की स्थापना करने का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब 2 बात है। इसका मतलब समझिएगा, इसमें हमें 2 बात करनी होती है एसे के अंदर में, विषय वस्तु की स्थापना करने में। पहला बात, एसे का जो संदर्भ है उसकी चर्चा करें। कोई भी बात बिना रेफरेंस का तो कहा नहीं जा सकता है। अगर कोई बच्चे को उसके पापा पीटे हैं तो कुछ ना कुछ किया होगा, कोई रीजन होगा ना। किसी को कोई छोड़ के चला गया, उसका भी कोई कारण होगा। जीवन में हर काम का कोई कारण जरूर होता है, बिना कारण का कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो क्या वो कंटेक्स्ट है, उसको स्थापित करना है हमें। कंटेक्स्ट स्थापित करने के बाद हमें यहां दूसरा एस्पेक्ट ये होता है जहां हम ये बताते हैं what we are going to discuss in this essay। एक कंटेक्स्ट वाली बात में एक लाइन और लिख लीजिए। इसका मतलब बेसिकली ये हो गया, why this topic has been given। समझिए इसको, why this topic, यह प्रश्न क्यों, ये ऐसे क्यों आया, इस बात को, यही है कंटेक्स्ट। कोई ना कोई संदर्भ होगा तभी आया होगा। तो इस चीज का एड्रेसल करना हमें पहले पार्ट के, इंट्रोडक्शन के पहले पार्ट में हमें यह करना होता है। समझ में आई बात। यह प्रश्न क्यों दिया गया है, व्हाई दिस क्वेश्चन केम। एंड सेकेंड चीज, जब यह बता देंगे, आप संदर्भ स्थापित कर देंगे, तब आप क्या बताएंगे, व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्कस। हम इस एसे में एसे का फ्लो बताएंगे। व्हाई वी टेल द फ्लो ऑफ एसे, बिकॉज एसे इज अ लॉन्ग थिंग। ऐसे छोटा नहीं होता है, इससे बहुत बड़ा होता है। तो आप जब फ्लो बताते हैं तो उसका 2 फायदा है। आप क्या बताने जा रहे हैं उसको ब्रीफ में जब आप कर देते हैं, दिस पार्ट इज नोन एज थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट आप लोग मैक्सिमम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ऐसे लिखने में इन चीजों का यूज करते हैं हम लोग, बट करना चाहिए, बताएंगे इसको। इसका फायदा 2 है। पहला फायदा होता है थीसिस स्टेटमेंट लिखने का, एग्जामिनर के मन में, अब जैसे कोई भी टॉपिक होता है,
तो उसके बारे में मेरे मन में एक चित्र बना हुआ है उस टॉपिक से संबंध में। जैसे व्हाट इज गुड लाइफ, इफ आई हैव टू राइट द एसे, ये चीज तो मेरे दिमाग में बैठा होगा ना कि हम अपने मन में सोच रहे होंगे कि अच्छा गुड लाइफ के बारे में ऐसे लिखना है तो ये चीजें लिखा होगा उसने। तो अगर आई एम एन एग्जामिनर तो मैं अपने जो मेरे मन में चित्र बना हुआ है मैं उसके अकॉर्डिंगली कॉपी इवैल्यूएशन शुरू करूंगा। वो पॉइंट्स अगर नहीं मिलेंगे तो इवैल्यूएशन में मैं मार्क्स काटता चला जाऊंगा अपने दिमाग में। और अगर मैं ये बात पहले ही क्लियर कर दूं कि सर इस एसे को मैंने इस फॉर्मेट पे रखा है, तो वो एक्सपेक्टेशन मेरे इन लाइंस पे शिफ्ट हो जाएंगे एग्जामिनर के दिमाग में। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, समझ में आया क्यों हम थीसिस स्टेटमेंट देते हैं? कि रीडर्स के मन में कोई पूर्वाग्रह है तो उसको हम पहले ही समाप्त कर देते हैं। आप इन आधारों पे एसे को चेक कीजिए। आप यहां पे मुझे पहले ये देख लीजिए, मैंने पहले ये बता दिया है, उसके बाद मैंने ये बताया है, उसके बाद ये बताया है। अब वो ढूंढेगा क्या? अब उसके एक्सपेक्टेशन कुछ इस प्रकार होंगे कि क्या उसने ये बताया है और कितने अच्छे से बताया है। दूसरी बात, कई दफा एग्जामिनर पूरा एसे नहीं पढ़ते, तो एटलीस्ट उनके दिमाग में आपका थीसिस स्टेटमेंट देख करके ही एसे की गहराई पता चल जाती है। और एग्जामिनर जितना देर आपका एसे पढ़ेगा उतना ज्यादा आपका उतना मार्क्स आपका बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आपका एसे गहरा है तो वो पढ़ने के लिए बाध्य हो जाएगा। अगर एसे उसको और नहीं तो फिर उसको पता ही क्या है कि आपने एसे में कितनी, आपके एसे में कितनी गहराई है, तो वो ऊपर ऊपर से देखेगा, कई पॉइंट्स मिस भी कर जाएगा ऐसे। अच्छा, लास्ट में पूरा एसे अगर वो नहीं भी पढ़ता है इन केस, तो एटलीस्ट उसके दिमाग में ये बात तो होगी ना, इंट्रोडक्शन तो जरूर पढ़ेगा, तो ये बात तो उसके दिमाग में होगी कि अच्छा ये पॉइंट्स तो उसने डिस्कस कर रहा होगा ही। समझ में आई बात? एंड फाइनली, अगर आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखा है तो आप अपने एसे में डेविएट कम करेंगे, क्योंकि आपने खुद को भी बांध दिया। अगर आपने ये सब चीज नहीं किया तो एसे लिखना यहां से शुरू करेंगे और पहुंच जाएंगे कहीं और। पटना बिहार इंडिया आना था, वास्को डी गामा अमेरिका पहुंच गया। तो ये सब चीज नहीं होगा, ठीक है? शुरू में कुछ लिखे थे, बाद में कुछ चले गए, वैसा नहीं। आपका ऐसे पहले ही खंडवार बेसिस में बंट जाएगा। मतलब जैसे अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो आप बता देंगे कि पहले हम लोग इंडियन इकोनॉमी का हम लोगों ने हिस्टोरिकल वे में एनालिसिस हम लोग रखते हैं। पहले पार्ट फेज में हम लोग इंडियन इकोनॉमी के जो एंशिएंट फेज को देखेंगे, फिर मिडिएवल देखेंगे, फिर मॉडर्न देखेंगे, और फिर लास्ट में फ्यूचर के आउटलुक को देख करके इस एसे को हम लोग कंक्लूड करने जा रहे हैं। तो 4 पार्ट में आपने इससे बांट दिया। अब इससे आपके लिए 700-800 वर्ड का नहीं रहा, वो 200-200 वर्ड के 4 क्वेश्चन के रूप में बंट गया है, जिसका आंसर करना आपके लिए बहुत इजी होगा। समझ में आई मेरी बात? और कभी भी अनप्लान्ड वे में ऐसे नहीं लिखना है। प्लान्ड वे मतलब पहले ऐसे की प्लानिंग करो, बाद में ऐसे लिखने जाओ। अगर अनप्लान्ड वे में ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा? शुरू कहीं करेंगे, अंत कहीं करेंगे, वो तो दिमाग में थॉट्स आते रहेंगे। तो मन का तो अपने ऊपर ऐसे ही भरोसा नहीं होता, तो ऐसे में भी हमें उसका कोई भरोसा नहीं, मन कहीं से कहीं भटक जाता है। अब एकदम नहीं भटकता है तो वो अलग बात है, किसी का वैसा हो, तो मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है। सर थीसिस स्टेटमेंट को क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख आते हैं, कैसे लिखना है उसके ऊपर अभी नहीं आ रहे। क्या है थीसिस स्टेटमेंट ये बता रहे थे, कैसे लिखना है मैं सारी चीजों को मैं वही करूंगा। पेशेंस रखना, एक एक चीज के ऊपर भी चर्चा, प्रॉपर डिस्कशन करूंगा। कैसे लिखते हैं लिख करके दिखाऊंगा, तुमसे लिखवाऊंगा, फिर तुम्हारा आंसर भी देखूंगा, पर थोड़ा टाइम देना। तो इंट्रोडक्शन के अंदर में 2 पार्ट हो गए, समझ में आया? अच्छा, कंटेक्स्ट कैसे देते हैं? कंटेक्स्ट का मतलब क्या है बताओ? संदर्भ हम कैसे दे सकते हैं बताओ? कल बताया है क्लास में, फैक्चुअल क्या? कंटेक्स्ट का मतलब संदर्भ क्या हो सकता है? रुक जा, बोल। पूरा ऐसे में और कुछ और भी बताना था क्या? वही तो बताओ कि उसका आंसर में क्या लिखेंगे? कंटेक्स्ट, दैट इज कंटेक्स्ट। सो व्हाट वी विल राइट इन दैट?
व्हाट, वही पैरामीटर्स तो पूछ रहा हूं। करंट इवेंट्स, कंटेक्स्ट में एक आ गया पॉइंट करंट इवेंट्स, दूसरा क्यों दिया गया है ये क्वेश्चन बताइए। तो करंट, एक तो हो सकता है करंट में उससे रिलेटेड कोई मसला चल रहा होगा, कुछ हिस्ट्री की बात हो सकती है, मोरल रेफरेंस हो सकता है, नैतिक बात हो सकती है। सोशल रेफरेंस माने बताओ, लिख दिया तुम्हारे, रुक जा, हाँ बोलो, सोशल रेफरेंस मतलब बताओ। तुम्हारे कहने पे हमने सोशल रेफरेंस लिखा है, इसको एक्सप्लेन करो। हाँ बताओ तो, समाज से रिलेटेड क्या, समाज में क्या, जैसे जैसे सोचो, जैसे विमेन के रिलेट, हाँ तो वहां पे बच्चा, वही मैं कह रहा, सोशल रेफरेंस जब आप कहेंगे तो फिर वो यही तीनों कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगा। कहने के लिए तो हम पॉलिटिकल भी कह सकते थे, विमेन एम्पावरमेंट अच्छा है, मोरल में चला गया। विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कुछ हिस्टोरिकल बात होंगी तो हिस्ट्री में चली जाएंगी, कुछ करंट इवेंट्स होंगे तो यहां चले जाएंगे। इसीलिए मैंने 3 क्राइटेरिया बनाया था, बनाने के लिए तो 50 बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चा वही तो मॉरल हो गया, नॉर्मेटिव व्यू, फिलोसॉफिकल व्यू इज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। जहां पे राइट एंड रॉन्ग की बात आ गई तो मोरल बातें हो गई, नॉर्मेटिव कह लो, मैं सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूं, कहने के लिए फिलोसॉफिकल नॉर्मेटिव में कह सकता था, बट मैंने साधारण शब्द में कह दिया उसको। सोशल रेफरेंस, डे टू डे एक्टिविटीज, एकेडमिक डेफिनेशंस। अच्छा यस, देन वी कैन टॉक अबाउट डेफिनेशंस, क्योंकि मैंने बताया था पिछले क्लास में आपको कि आपके सिलेबस में जीएस में जो भी पॉइंट है तो वहां से आ सकता है, तो उससे रिलेटेड डेफिनेशंस हमें पता होने चाहिए, है ना। इसके बाद में और क्या है जो आपको एस्से में यूज करनी है, कंटेक्स्ट एस्टैब्लिश करने के लिए, माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस बता रहे, मिथक मतलब पौराणिक बातें। जैसे राम रावण का युद्ध हो रहा है, तुम्हें जीवन में सक्सेस के बारे में बात करनी है तो तुम बताओगे कि राम रावण का युद्ध होने वाला था, और उसी समय रेफरेंस है लंका कांड में विभीषण गीता का, उसमें राम भगवान जो है वो पैर में उनके कुछ नहीं है, चप्पल भी नहीं है, हाँ, और यहाँ पे वो कवच वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ धनुष है और ये है, और उधर रावण रथ पे चढ़ा हुआ आ रहा है। तो उस समय रेफरेंस में विभीषण बोलते हैं, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण होई हो अधीरा, नाथ न तन पद त्राणा, ऐसे करके वो पूरा है कि आपके पैर में चप्पल भी नहीं है, और केही विधि जीतब वीर बलवाना, उस उतने बड़े वीर से कैसे। तो राम बताते हैं कि देखो विभीषण, जिस रथ से विजय होती है वो रथ दूसरा है, और वो रथ का चक्का क्या है, वो पहिया क्या है, वो उसको रेफरेंस देते हुए एथिकल सारी बातें समझाते हैं। ठीक है, तो वहां पे अब वो बात को आपने सिर्फ रेफरेंस दे दिया कि रामचरितमानस में इस तरह से बोला गया, दैट इज पौराणिक बातें। समझ में आई बात। जैसे अगर दान की बात हो रही हो तो तुम दधीची का एग्जाम्पल दे सकते हो, हाँ किसी का भी दे सकते हैं ना। तो अब पता चल गया ना कि एग्जाम्पल कैसे देते, मैथोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया। डेफिनेशंस की बात आप कर सकते हो, कोटेशंस की बात कर सकते हो, एकेडमिक्स में चला जाएगा सारा चीज। ठीक है, कोटेशंस हो गया, या फिर किसी कोटेशन फ्रॉम अ पर्सन या कोटेशन फ्रॉम बुक। जैसे ज्ञान की बात हो रही हो तो बता सकते हैं, असतो मा सदगम्य, तमसो मा ज्योतिर्गम्य, त्योर्मा अमृतम गम्य, अंधकार से प्रकाश, और वो वाला पूरा जो रेफरेंस है। ठीक है, समझ आई बात। यहां पे कंटेक्स्ट कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, एंड देन एनेक्डोट्स नोट करते जाना, ताकि उस समय नहीं सोचना पड़े कि हमें इंट्रोडक्शन के कंटेक्स्ट कैसे लिखते हैं। एनेक्डोट्स, एनेक्डोट का मतलब होता है कहा, किस्सा, छोटा सा कोई किस्सा जिससे हम शुरुआत कर सकते हैं। किस्सा
उस विषय वस्तु से अगर हम जुड़ा हुआ सोच लेते हैं वहां पे और लिख देते हैं, जो उस विषय वस्तु को स्थापित कर देता है, जो दिया गया है विषय, जो सब्जेक्ट मैटर दिया गया है उसको स्टैब्लिश कर देता है, कोई किस्सा, तो हम वहां पे एनेक्डोट में उसका यूज कर सकते हैं। अब एनेक्डोट के साथ फायदा यह है कि अच्छा मार्क्स दे करके जाता है, घाटा यह है कि एग्जाम हॉल में सोच नहीं सकते हो, पहले से यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑफ इट। अलग अलग इंपॉर्टेंट थीम्स पे आपने एनेक्डोट्स सोच करके प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। अब एनेक्डोट्स प्रिपेयर करने का अच्छा तरीका क्या हो सकता है? एनेक्डोट प्रिपेयर करने का अच्छा तरीका ये हो सकता है कि हम लोग बेसिक कुछ किताबों का, मैं जैसे बोल रहा हूं, या फिर मे भी तुम बुक्स नहीं भी लो, जैसे पंचतंत्र की कहानियां यूट्यूब पे मिल जाएंगी, सुनो 50 वर्ड में उसको, इंपॉर्टेंट कहानियों को अपने लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में एग्जाम दे रहे हो और जिस थीम पे वो कहानी है। या फिर एक तो तरीका ये हो गया कि कहानी सर्च करके उसका थीम नोट करें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मोरल स्टोरी ऑन ऑनेस्टी, यूट्यूब पे सर्च किया, कोई कहानी मिल गई, नोट कर लिया। मत बनाना यार क्यों बनाना है तुम्हें कहानी, जब मैं इजी काम बता रहा हूं। एक बार कहानी बनाएगी 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे में 10 कहानी नोट कर लेगी तू, क्यों बनाना है तुमको कहानी? 40 वर्ड का वहां कहानी लिखना होता है, कहानी बनाएंगे वहां पे। और कहानी में 10, 12, 20 इंपॉर्टेंट कहानी सब पता रहता है ना, तो उसमें वेरिएशन आदमी कर लेता है थोड़ा बहुत, जरूरत के हिसाब से पात्र चेंज कर दिया, कभी मोरल स्टोरी में मोरल चेंज कर दिया, वो सब चेंज कर लेता है आदमी। तो एक तो एनेक्डोट हो गया, एंड देन हिस्टोरिकल एग्जांपल्स। जैसे हिस्टोरिकल, हिस्ट्री का मतलब जैसे यहाँ पे ही आप देख लो, एक तो जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे अभी तो वो हिस्ट्री हो गई कि कोविड-19 का पैंडेमिक था, तो अगर मैं बात करूं कि टॉपिक है मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, तो अब बात करना शुरू कर सकते हैं कि 21वीं सदी में शायद ही कभी ऐसा वक्त रहा होगा जब मानव ने इतनी काली रातों को देखा होगा, या मानव इतिहास में इतने काले वक्त आए होंगे जब पूरा का पूरा विश्व जो है वो घर के अंदर सिमट करके दुबक करके रह गया होगा, और रोड पर लाशें, ये मौत तांडव मचा रही होगी, ठीक है। और वहां से फिर आप बताना शुरू करेंगे, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में मानव सभ्यता अपने पुरुषार्थ का परिचय देते हुए क्या करती है कि अपनी जिजीविषा को दिखाते हुए वहां पे वैक्सीन का डेवलपमेंट इतने कम समय में कर लिया उसने, जो सोचा भी अकल्पनीय था। और उसके बाद में फिर मानवों ने अपना पुरुषार्थ दिखाया और वापस से जीवन पटरी पे आ गई और पूरी दुनिया फिर से चलने लग गई। ये सच में इस बात को पुष्ट करता है, या इसकी पुष्टि करता है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। कर सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं, हिस्टोरिकल हो गया। फिर दूसरा आप कह सकते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था तो विश्व का शायद ही कोई ऐसा राजनीतिक चिंतककार रहा होगा जिसने यह भविष्यवाणी नहीं की होगी कि भारत बहुत जल्दी टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाएगा। बहुत एग्जाम्पल है, जीएस में तुम इतना पढ़ लिया कि तुम्हारी एग्जाम्पल का कोई कमी, लेकिन तुमको नोट भी करके रखना है कि हाँ ये सब एग्जाम्पल आता है, तो इनको हम प्रिपेयर करके रखेंगे, ठीक है। वहां पे सोचना पे नहीं दिमाग लगाना है, मैं बता दे रहा हूं पहले। ग्रेवी काट कर ये बना करके ले जाना है, पनीर काट के ले जाना है, बस वहां पे प्रिपरेशन रेडी है, मिक्स करके ढक देना है, बस। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इन द एग्जामिनेशन हॉल। वहां सोचोगे तो 3 घंटा एक ऐसे के लिए भी कम पड़ेगा, अच्छा ऐसे लिखने के लिए, ओके। और यही गलतियां लोग कर रहे हैं, तो 30-30 नंबर का नंबर में फर्क आता है, ठीक है। तो एनेक्डोट्स हमें लिखना है कंटेक्स्ट के लिए। तो इतने सारी चीजें जो हैं आप एनेक्डोट में, फैक्ट्स भी कुछ डाल सकते, करंट हो गया ना कुछ फैक्ट्स। अच्छा, फिर एक है सेट, इसको नोट करो, सेट ऑफ क्वेश्चंस। सेट ऑफ क्वेश्चंस। अरे जैसे
कोई विषय वस्तु को स्थापित करना है तो बहुत सारा लॉजिकल सेट ऑफ क्वेश्चंस एक साथ आप पुट ऑन कर दीजिए। हाँ हाँ, क्वेश्चन मार्क डाल करके जैसे क्या ये ऐसा क्या हम ये ऐसे हो सकता है कि कई दफा अगर जब इंसान सोचने बैठे तो ऐसे प्रश्न दिमाग में आने लगते हैं कि आखिर ये दुनिया को बनाने वाला कोई व्यक्ति है या कोई ये प्रकृति का स्वयं का रचना है। यदि यह प्रकृति का स्वयं का रचना है तो किस प्रकार हम इसको खोज सकते हैं? क्या इसे खोजा जाना संभव है? यदि खोजा जाना संभव है तो किस तरह से हमें इस दिशा में बढ़ना चाहिए? अगर ऐसा बढ़ना संभव है तो क्या हम उस दिशा में सही तरीके से काम कर रहे हैं? इन सभी बातों पे इस निबंध में हम चर्चा करने जाएंगे। सेट ऑफ क्वेश्चंस, कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश, उसी में थीसिस स्टेटमेंट भी आ गया। उसके बाद उसको जस्टिफाई करने के सारे पॉइंट्स अब पूरा ऐसे ही वही है, आर्गुमेंट्स एंड सब्सटेंशिएशन। तुमने क्वेश्चंस में ही सारा चीज स्टार्ट कर दिया। समझ में आया? कभी ऐसे इंट्रोडक्शन को सोचने का, उसको देखने का नजरिया ये रखना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसकी मीनिंग को हम समझते नहीं, हम सोचते हैं कि फिर इंट्रोडक्शन हमें लिखना आना चाहिए। तो भाई रेफरेंसेस तो पता हो कि इंट्रोडक्शन को किन आधारों पे लिखा जाता है, ठीक है? माइथोलॉजिकल में ऐसे रिलीजियस रेफरेंसेस देना सही रहता है। हाँ, रामायण नहीं तो रामायण इज नॉट रिलीजियस बुक, ऐसे सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस बुक है ना। इट हिस्टोरिकल क्या, देखो इट इज अ कल्चरल थिंग, राइट? कल्चर का बात है। और मोरल स्टोरीज तो कहीं से भी अपन ले सकते ना, है ना? समझ में आई बात? अब भगवत गीता क्या को हम सिर्फ रिलीजियस बुक करके उसके नॉलेज को डिस्कार्ड तो नहीं कर सकते। in our essay class we will learn a lot of things about Upanishads, about गीता, बहुत सारी चीजों को हम देखेंगे, सीखेंगे। डिस्कशन, बहुत हेल्दी डिस्कशन इन चीजों पे भी अपन करेंगे यहाँ पे क्लास में, तो उसका टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना? तो ये हाँ क्या क्या तर्कपूर्ण सवाल, किसी को हिंदी में दिक्कत है तो पूछ सकता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को हुआ है समझने में? हिंदी मीडियम वाला, जिसको नहीं हुआ वो नहीं बोलेगा, जिसको हुआ है वो बोलेगा। जिसको नहीं हुआ तो वो क्यों बोल रहा है? हाँ, हम दिखाते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे मेरा एस्से का जो पेपर था उसका इंट्रोडक्शन अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बॉडी में हम लोग बाद में फिर कभी आएंगे, बट पहले यहां तक, ठीक है ना? ये क्लियर हो गया यहां तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं समझने में? तो अब आते हैं जो एक अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए, देखो अब इसको पढ़ लो थोड़ा सा। एक अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए क्या चीजें होनी चाहिए? तो देखो, पहला है कि 100 से 120 शब्द में, जिसको हिंदी में लिखना है लिख लो, मेरे साथ में लिख लो, ठीक है? पहले बात में लिख लो कि एसेंशियल्स ऑफ गुड इंट्रोडक्शन क्या होता है, कि अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए क्या चीजें जरूरी हैं। 100 से 120 वर्ड में इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, और 15 से 20% एस्से का लेंथ होना चाहिए इंट्रोडक्शन का, तो उस हिसाब से आप मैनेज कर लीजिए, है ना? इंटरेस्ट मतलब रुचि पैदा करे पढ़ने के लिए। अगर सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं होगा तो वो नहीं पढ़ेगा। एंड यहाँ पे ही थोड़ा बहुत अगर जो इमोशनल टच हम देते हैं इससे में, तो वो यहीं देते हैं, इंट्रो में या कंक्लूजन में। थोड़ा सा स्लाइट रेटोरिक्स का यूज करते हैं, इसको रेटोरिक कहते हैं, मतलब थोड़ा सा इमोशनली प्रोवोकेट करने की बात है कि इंटरेस्ट डेवलप हो। बाकी एसेज में हम लोग ज्यादा कहीं यूज नहीं करते, क्योंकि बाकी जगह पे बॉडी में क्या आना चाहिए? आर्ग्यूमेंट, तर्क, और तर्क की पुष्टि करना, उदाहरणों के साथ उसको जोड़ देना और लॉजिकल वे में अरेंज कर देना। दैट इज द थिंग। तीसरा चीज, मस्ट बी रेलेवेंट। अब वही है कि रेखा की गरीबी पे चर्चा नहीं करनी है, गरीबी की रेखा पे यदि क्वेश्चन आया है तो इंट्रोडक्शन को रेलेवेंट होना चाहिए। और रेलेवेंट तभी होगा यदि आपने कंटेक्स्ट एस्टैब्लिश किया है इंट्रोडक्शन के थ्रू। सो यू हैव टू एस्टैब्लिश द कंटेक्स्ट, राइट? समझ में आई बात ये? फिर चौथा, इट मस्ट बी कंसाइज। देखो, कंसाइज का मतलब लोग समझते हैं कम शब्द में, कहने का मतलब होता है कसावट होना चाहिए लेखन में, है ना?
जो हाँ मतलब बात को अननेसेसरी इलैबोरेट मत करो। जैसा कि आप तो जानते ही होंगे कि देश में उससे तुम्हारा क्या मतलब है, मैं क्या जानता हूं नहीं, तुम्हें जो कहना है वो कह दो, सीधी सीधी बात। केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया गया। अब अगर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि वो, अरे भाई तुम हमें मत सिखाओ, डोंट एजुकेट, अज्यूम मी दैट आई नो द थिंग्स। अगर मैं नहीं जान रहा हूं तो आई विल गूगल इट। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मुझे एजुकेट करना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे कन्विंस करना। अपने मेन मोटिव्स को समझिए, आपको किताब नहीं लिखनी, ऑथर विल एजुकेट यू। अगर यही एस्से या यही चीज कोई ऑथर लिख रहा होता तो वो आपको एजुकेट करता, उसका लक्ष्य दूसरा है, वो आपको सिखाना चाहता है। यहां आपको सिर्फ बताना है कि सर हम अच्छे समझते हैं, हमको यहां पे आप कन्विंस हो करके हमें मार्क्स दे दीजिए, दैट इज इट। तो अपने मोटिव ध्यान रखने, एंड इट शुड एस्टैब्लिश अ टॉपिक, मतलब वही सब विषय वस्तु की स्थापना करनी चाहिए। और स्थापना तभी होगी जब हमने अगर उसके संदर्भ को अच्छे तरीके से एड्रेस किया। संदर्भ को कैसे एड्रेस करते हैं वो सारी बातें मैंने आपको पीछे वहां पे लिखवाई है। सो सजेस्ट द फ्लो ऑफ एसे। फ्लो ऑफ एसे कौन बताएगा? थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। कैसे अच्छा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं? तो आप इंट्रोडक्शन को 2 पार्ट क्वेश्चन की तरह से देखना है आपको, ठीक है। पहला पार्ट है थिंक इंट्रोडक्शन, ये है पहला कि व्हाई दिस एसे हैज बीन गिवन, यही बात अभी बताए, कंटेक्स्ट, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू टेल इन दिस। हम ऐसे में क्या बताएंगे? थीसिस स्टेटमेंट, है ना, दोनों बात क्लियर हो गया। अब व्हाई दिस एसे हैज बीन गिवन, इसका आंसर क्या है? रेलेवेंस, वही कंटेक्स्ट बताने का। अब इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, मेनी वेज में ये किया जा सकता है। पहला है 2, गलती लिखा गया, यूजिंग सुटेबल आर्गुमेंट्स। एक तो तरीका ये भी हो सकता है कि हम उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट्स को वहां पे प्लेस कर दें, ठीक है। दूसरा यूजिंग सुटेबल एनेक्डोट्स, जैसे वहां पे हमने जो बातें कही ना, इससे ज्यादा एलैबोरेटेड मैनर में मैंने वहां पे आपको दिखवा दिया है। बिगिन विद कोटेशन या पोयम, हालांकि ये मुश्किल होगा, पोयम वगैरह याद कौन करके जाता है, ठीक है। तो मेरा यही कहना होता है कि सब में थोड़ा थोड़ा तैयार कर लो, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स और एनेक्डोट्स, और इंपॉर्टेंट वे अगर हमें कुछ नहीं आता तो व्हाई दिस टॉपिक हैज बीन गिवन, इसका आर्ग्यूमेंट के मेथड से, जैसे पिछले क्लास में बताया था, हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तर्क, इंपॉर्टेंट तर्कों की माध्यम से बात शुरू कर सकते हैं। थीसिस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? ये आपके एसे का पूरा का ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग वो डायमेंशंस को हाईलाइट कर देते हैं जिनकी चर्चा हम यहाँ करने जा रहे हैं। इसको स्किप किया जा सकता है, छोड़ दिया जा सकता है, बट मेरा पर्सनल एडवाइस है प्लीज राइट इट डाउन। वैसे ही लोग इसको स्किप करें जिनको अपने एसे के फ्लो पे पूरा कमांड है कि मेरे एसे के लिखने में अपने आप एग्जामिनर बोल देगा कि अगला लाइन क्या होगा। तो उतना बेहतर अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, अदरवाइज इट इज एडवाइजेबल कि आप बता दें, है ना, थीसिस स्टेटमेंट, क्योंकि इसके फायदे मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसको आपको लिखना है इंट्रोडक्शन में। अब जैसे देखो, ये टॉपिक है कृषि सुखानी, ये टॉपिक दिया हुआ है, इसको मान लो इंट्रोडक्शन इस पे लिखना था, तो एक इंट्रोडक्शन हमने लिखा, इसका हिंदी में हम समझाते हैं कि कैसे लिखा। चाहे एक काम कर सकते हैं, इसको छोड़ करके हम लोग पहले जो ऐसे एग्जाम हॉल का था वो देखते हैं ना, अगर वो, अरे बोलते हैं क्या बरखा, जब क्या मतलब बारिश का कोई मतलब है क्या जब खेती सूख गई, ठीक है। पता था तुमको बरखा मतलब बारिश होता है? लो बताओ, अभी तो बॉडी भी नहीं बताया है, अभी सिर्फ वो इंट्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, वो एस्से का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। रुक जाओ, एक सेकंड रुको। अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे कि एस्से का इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं।
मुकेश जी, मुकेश जी, हमने आपको एक मेरा एस्से का कॉपी भेजा था, इसमें लगा दीजिए तो। टेलीग्राम पे पहले ही भेजे थे, देखिए ना। ये है हाँ हाँ 88 MB वाला खुल जाएगा। कितना टाइम? देखो, जैसे पहला क्वेश्चन मेरा एनेक्डोट में मैंने लिखा था, उसकी बात करते हैं। टॉपिक था फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ओन ट्रीज, इट डज नॉट वेट फॉर द पीपल टू थ्रो सीड्स। अब देखो कैसे लिखना, एनेक्डोट में कैसे लिखते हैं। एक समय की बात है, दो दोस्त थे। वंस अपॉन ए टाइम टू फ्रेंड्स वर क्रॉसिंग द जंगल। ठीक है, सीधा एनेक्डोट से शुरू किया। ड्यू टू द वियरनेस ऑफ द एंटायर डे बोथ ऑफ देम फेल्ट हंग्री। दिन भर की थकान की वजह से दोनों जो है भूखा, उनको दोनों को भूख लग गई थी। अरे लिखा हुआ है एग्जाम हॉल में भाई मेरे, तो एग्जाम में लिखे हुए तो ऐसे तो लिख ही सकते हो ना। पता नहीं किसमें का कहानी है, वहां पे सब मिक्स हो जाता है, दिमाग में जो आता है लिख देता है आदमी, ठीक है, लेकिन वो आ जाता है। मतलब पढ़ा हुआ है, पढ़ते रहते हैं, ठीक है। ड्यू टू द वियरीनेस ऑफ द एंटायर डे बोथ ऑफ देम फेल्ट हंग्री, दोनों को भूख लग गया। वन ऑफ द फ्रेंड्स सेड दैट ही वाज टू टायर्ड एंड वुड रादर प्रीफर टू रेस्ट। उसमें से एक आदमी को लगा कि अब हम बहुत थक गए और मुझे सोना चाहिए, वो सोने के लिए तैयार हुआ है। एंड वेट फॉर एनी डियर टू कम एंड हंट, और वो सोचा कि हम सोएंगे और अगर बीच में कोई हिरन वगैरह आता है तो हम उसको शिकार उसका करके खा लेंगे। ऑन द अदर हैंड द अदर फ्रेंड डिसाइडेड टू टेक द पेन ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने का उसने जहमत उठाया। एंड ही वेंट ऑन टू सर्च फॉर फूड, और वो आगे खाना ढूंढने निकल गया। Subsequently, the man who had decided to rest and wait for the deer to come starved the whole night. तो जो रुका था वो पूरी रात भूखा रह गया। And the one who moved ahead got plenty of fruits and satiated his hunger. और उसने अपने भूख को शांत किया, है ना। कितना होगा? अरे बाबा 100 वर्ड का है, तुम देखोगे तो ये छोटा पेज देता है, और 140 वर्ड तक का हमारे पास में है। और कहने के लिए मेरे है कि वो अब 140 है तो नाप के, बाकी ऐसा नहीं कि उड़ा देना, गर्दन उड़ा देनी उसकी। 140 में नहीं हुआ तो 5-7 वर्ड आगे पीछे चल सकता है, 10 वर्ड का मार्जिन ले सकते हैं, है ना। ले लिया 800, ठीक है 160 वर्ड लिख दिया मैंने, 800 वर्ड में लिखा है, मेरे जितना फास्ट भी लिख लेना फिर एग्जाम में। हाँ बता रहा हूं, तो फिर लिख लेना मेरे जितना फास्ट एग्जाम हॉल में। एक स्टैंडर्ड बताया है, वो एग्जैक्टली फॉलो नहीं होता है, हो पाता है, होना चाहिए, समझ रहे हो ना। बेस्ट वे बता दिया, प्रैक्टिकेबल कितना उसके नजदीक जाना है ना। अब वहां पे आधी कहानी में छोड़ नहीं ना दूंगा मैं उसको। अगर मैं लेकर के 2 दोस्त को लेके गया हूं तो उसको बताऊंगा ना खाना खा लिया उसने। द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज क्वाइट सिंपल। नाउ हम लोग उसको स्टैब्लिश कर चुके हैं, अब बता रहे हैं, अब देखो रिलेट कर रहे इस एनेक्डोट को एस्से से। इस कहानी का सीख बहुत सीधा है, सरल है। क्या? इफ वी वेट फॉर द अपॉर्चुनिटीज टू कम इन आवर लाइफ, यदि हम अवसरों का अपने जीवन में आने का इंतजार करेंगे
और इफ वी वेट फॉर द गुड टाइम्स टू कम ऑन इट्स ओन, और यदि हम अच्छे दिन का खुद इंतजार करेंगे बैठ करके घर में, या दूसरे की कृपा का इंतजार करेंगे कि उनकी कृपा आए तो अच्छे दिन आ जाएंगे, देन इट इज वेरी लाइकली दैट वी मे, तो ऐसा हो सकता है कि हम वी रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड गुड टाइम्स, तो अच्छे दिनों और अवसरों दोनों से शायद हम चूक सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया मेरा एनेक्डोट के साथ रिलेशन समाप्त किया। अब हम आगे बढ़ेंगे थीसिस स्टेटमेंट। इन दिस एसे we shall be looking the theme of creating one's opportunity and destiny by self help from different dimensions। हम अलग अलग आयामों में यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार जैसे अपने लिए अवसर इंसान को खुद तैयार करना चाहिए और अपनी परिणति खुद लिखनी चाहिए, है ना। Meanwhile we shall try to substantiate our argument through relevant examples, और अपने जो तर्कों को जो है जो सूटेबल या तर्क संगत उदाहरणों के साथ इसको बताने का, उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक, दिस इज इंट्रोडक्शन, ये पहला इंट्रोडक्शन है। अलग इंट्रोडक्शन भी देख लो दूसरे हिस्से में कैसा रहा, कैसे लिखते हैं। एजुकेशन सीकिंग चेंज आफ्टर कोविड। ठीक है, अब देखो यहां पे आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे स्टार्ट किया है, कोई एनेक्डोट नहीं दिया। मैंने बोला ना क्यों टॉपिक दिया गया है उसी का उसको लिखने। कोविड-19 पैंडेमिक इज वाइडली एंड राइटली कंसीडर्ड एज द ग्रेटेस्ट डिसरप्शन ऑफ 21st सेंचुरी। 21वीं सदी की सबसे बड़ी जो है एक त्रासदी की तरह से इसको देखा जा सकता है। इट टर्न्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ अपसाइड डाउन। जीवन के हर पहलू को इसने ऊपर से नीचे तक पलट करके रख दिया। ठीक है, बी इट इकोनॉमी, अच्छा सिंपल लैंग्वेज है, समझ में आ सक रहा है। बी इट इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ, मीन्स ऑफ इंटरैक्शन अमंग पीपल, एवरीथिंग इम्पैक्टेड टू वेरिंग डिग्रीज। चाहे वो अर्थव्यवस्था हो या स्वास्थ्य हो या लोगों का आपस में मिलना जुलना हो, सभी कुछ प्रभावित हुआ। ठीक है, अब एजुकेशन पे बात था, एजुकेशन तक हम जान के नहीं आ रहे, 2-3 लाइनें उसको इंटरेस्ट को पैदा करने के लिए, थोड़ा प्रोवोकेट करने के लिए हमने रख दिया। अब धीरे से इन दिस कॉन्टेक्स्ट द एजुकेशन, अब देखो एजुकेशन को सिर्फ क्योंकि बाकियों से अलग स्पेशल ट्रीटमेंट देना है इसको, तो बाकी एग्जांपल्स अलग कर दिया, एजुकेशन को नीचे कर लिया, अलग कर दिया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द एजुकेशन डिलीवरी सिस्टम वाज आल्सो नॉट अनटच्ड, और इस संदर्भ में जो शिक्षा देने का जो तंत्र था वो भी अनछुआ नहीं रह गया। ठीक है, ड्यूरिंग कोविड टाइम्स ऑलमोस्ट फॉर 2 years चिल्ड्रन डिड नॉट अटेंड द स्कूल्स। 2 सालों तक बच्चे जो है विद्यालय नहीं जा सके, एंड कॉलेजेस, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ड्यूरिंग दिस टाइम अ स्लीव ऑफ इनोवेटिव मेजर्स वर टेकन टू कीप द एजुकेशन ऑन ट्रैक, और इस दौरान कई सारे कदम उठाए गए जिससे एजुकेशन को सही रास्ते पे रखा जा सके। However, certain challenges cropped up on several occasions that highlighted the need of bringing transformative reforms in the education sector। परंतु कई बार कई क्षेत्रों में कई प्रकार की चुनौतियां आई जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की तरफ इशारा किया या उसकी जरूरत को बताया। अब यहां तक हमने व्हाई दिस टॉपिक हैज बीन गिवन इसका एड्रेसल कर दिया। नाउ नेक्स्ट पार्ट, थीसिस स्टेटमेंट। दिस essay shall try to explore the different facets of the issue of need of change in education system post COVID-19। तो इस essay में हम क्या बताने जा रहे हैं उसको यहाँ पे थोड़ा सा बता दिए। हाँ, थीसिस स्टेटमेंट ये हो गया। ठीक है, तुम चाहो तो देखो क्या है कि अब देखो मैंने कैसे किया है। बिफोर इलेबोरेटिंग अपॉन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोस्पेक्टिव, ये है कि अब जैसे तुमने थीसिस स्टेटमेंट या अपने फ्लो पे बहुत ज्यादा तुम्हें भरोसा है तो तुम क्या कर सकते हो
कि तुम थीसिस स्टेटमेंट को पार्ट बाय पार्ट तोड़ करके अलग अलग जगहों पे उस हिसाब से मैंने डाल दिया। जैसे यहाँ देखो, बिफोर इलैबोरेटिंग अपॉन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम, लेट अस फर्स्ट ड्वेल इनटू द चैलेंजेस दैट प्रॉप्ड अप विद द एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग कोविड-19। इससे पहले कि हम यह बताएं कि क्या क्या बदलावों की जरूरत है शिक्षा व्यवस्था में, चलिए पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि क्या चुनौतियां कोविड-19 के समय शिक्षा व्यवस्था में आई। तो दोनों बातों को मैंने बता दिया है। अब फिर आगे फिर जब जैसे ही जाएंगे दूसरी जगह कनेक्ट करेंगे तो वो आगे कनेक्ट कर सकते, नहीं तो फिर इसको हम सीधे वहीं पे लिख देते कि लेट अस वी शैल फर्स्ट डिस्कस द चैलेंजेस, वी शैल देन डिस्कस दैट और दैट। हम कहेंगे पहला वाला तरीका ये जो है इस तरह से नहीं लिखना, गड़बड़ हो जाएगा तो और दिक्कत में फंस जाओगे। तो हाँ, वो अपना जैसा एक स्टैंडर्ड तरीका तुम्हें बताऊंगा ना, मैं ये नहीं कहता उससे 180 नंबर तुम्हें आएंगे, 160 प्लस आ जाएंगे जिसका जरूरत है तुमको। 160 आ गया, काम बन गया, बेर मिनिमम काम जितना कर। अब इसके बाद में हम फर्स्ट चैलेंज ये है वो है, अब तो बॉडी में आ गए, ठीक है। अब चलो थर्ड टॉपिक देखते हैं जो बिहार स्पेशल का था, क्योंकि 3 बार में तुम्हें 3 अलग अलग तरह का इंट्रोडक्शन देखने का मौका थोड़ा लग जाएगा। धर्म के बिना विज्ञान नांगर छे, विज्ञान के बिना धर्म आनर छे। मतलब रिलीजन के बिना जो साइंस होता है दैट इज लेम, साइंस इज लेम विदाउट हाँ, साइंस इज लेम विदाउट रिलीजन एंड विज्ञान के बिना धर्म जो है वो अंधा होता है। तो ये पूरा है ना, एक लंगड़ा होता है दूसरा अंधा होता है उससे। अब देखो, अब ये टॉपिक किस कंटेक्स्ट में दिया गया है, इसको संदर्भ स्टैब्लिश करने के लिए हम क्या करेंगे, कंटेक्स्ट रखने के लिए तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स और यही बात कि ये टॉपिक क्यों दिया गया है इसी का एड्रेस करने का कोशिश। इन द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग 2 थिंग्स परहैप्स मेक वेरी डीप इम्पैक्ट एंड इम्प्रिंट। मनुष्य के जीवन में 2 चीजों का बहुत बड़ा योगदान रहता है जिसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। एक तो रिलीजन है, धर्म है, और दूसरा जो है विज्ञान है। सिंस द वेरी बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता के शुरुआत के समय से ही यह दोनों पहलू बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। ठीक है, अब आगे चलो। इन दिस एसे वी शैल ट्राई टू एक्सप्लोर द, चलो हो गया 4 लाइन 5 लाइन में जैसा सोच रहे थे इतना ही लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। In this essay, we shall try to explore the relation between science and religion while highlighting upon the complementariness. तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और उन दोनों को क्या संबंध है और दोनों कैसे एक दूसरे के पूरक हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। और एक ये भी देख सकते हो, जैसे उधर ज्यादा लंबा हो गया तो लास्ट में थोड़ा सा कट शॉर्ट करना पड़ा, टाइम का भी अभाव रह जाता है। हर चीज मैनेजेबल 100% तो नहीं है, बट वी शैल ट्राई, है ना। और कोई जरूरी नहीं कि हमारा जितना नंबर आया तुम्हें इतना ही है, हम तो चाहते इससे ज्यादा है। इन गलतियों को जो मैंने यहाँ पे लिमिटेशंस मेरे रह रहे हैं ऐसे पेपर में, उसको सुधार लो और ऊपर अच्छा नंबर लाओ, क्या दिक्कत है। अंडरलाइन तो करना ही करना है, उससे उसको दिख जाता है। हाँ, कीवर्ड्स अंडरलाइन करेंगे ना हम जब, तो उसको हमारे इंपॉर्टेंट लाइंस वो पढ़ने के लिए मजबूर हो जाता है साइकोलॉजिकली। ठीक है, और ऐसे में पढ़ते पढ़ते अच्छे से कर देना हाईलाइट ज्यादा अच्छा है पढ़ करके, क्योंकि ऐसे में टाइम मिल जाएगा आपको हाईलाइट करने का। ऐसे 5-7 मिनट पहले ही एंड करो, उसके बाद अपना काम आगे बढ़ाने का है। ठीक है, समझ आई बात। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में यहीं से डिस्कशन अपन आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, इससे क्लास हो गया, पॉलिटी का क्लास है, थोड़ा बैठना, 5-7 मिनट में आते हैं।